नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद शिक्षा मंत्री ने की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा निरस्त करने की घोषणा। वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन करने का लिया फैसला। कोरोना कर्फ्यू में सरकार कर रही ब्लॉक स्तर पर समीक्षा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दुकानों को खोलने का निर्णय लेने के दिए संकेत। मुख्य सचिव ने डेंगू रोग के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को लेकर अधिकारियों की ली बैठक। कहा, आमजन में जानकारी और जागरूकता लाने का करें प्रयास। और आज से प्रदेश भर में आयुष किट और आयुष 64 का वितरण हुआ शुरू। आयुष मंत्री ने कोटद्वार में बांटी आयुष किट। कहा, अब सभी को मिलेगी किट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में भी इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की है। इस संबंध में कल सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश में केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय एवं दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा को निरस्त किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंटरमीडिएट में किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सीबीएसई बोर्ड के मानकों और निर्णय के अनुसार प्रदेश में भी कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये निर्णय कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हित में लिया गया है। उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात मैं आज इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में और बच्चों के जीवन को देखते हुए, कोविड महामारी की समस्या को देखते हुए छात्र हित, शिक्षक हित, अभिभावक हित, सबके हित में सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन का स्वागत करते हुए मैं उत्तराखंड प्रदेश में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का हमने निर्णय ले लिया। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये फैसला पिछली अवधि से यानी वर्ष 2011 से लागू होगा। श्री निशंक ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे उम्मीदवारों के लिए नई टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने और पुराने प्रमाण पत्रों को पुनः वैध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो गई है। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का सकारात्मक कदम बताया। आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र होने के लिए टीईटी अनिवार्य क्वालिफाइंग परीक्षा है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानों को खोलने का निर्णय लेने के लिए सरकार ब्लॉक स्तर पर समीक्षा कर रही है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए ही सरकार कोई फैसला लेगी। 8 जून से पहले सरकार समीक्षा करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। श्री उनियाल ने कहा कि कोविड की वजह से सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, लेकिन कोविड की लहर को देखते हुए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। अब हम लोग इस पर आज निश्चित रूप से 8 तारीख के बाद जिन जिन इलाकों में जो परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। हम लोग ब्लॉक की यूनिट तक जा रहे हैं। अगर किसी ब्लॉक में केसेज है और बाकी ब्लॉक में केसेज नहीं है तो बाकी ब्लॉक में रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और तमाम तरह के मार्केट खोलने से लेकर तमाम विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यही है कि किस तरह से आने वाले 2-3 दिनों में ग्राफ किस तेजी से नीचे आता है, ये समझ। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के बाद भी ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को हटाने के आदेश कई जिलों में जारी किए गए, जिसको लेकर मनरेगा कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के चलते मनरेगा कर्मचारियों ने शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मुलाकात की और अपनी बात रखी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए हटाए गए कर्मचारियों की बहाली का लिखित आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, साथ ही पुरानी व्यवस्था के तहत ही कर्मचारियों को यथावत रखा जाएगा। शासकीय प्रवक्ता के आश्वासन पर मनरेगा कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। दिए गए उनको रोकने के लिए कर दिया गया है और मनरेगा कर्मियों को बता दिया गया है कि NRLM से इनकी पैरिटी लाई जाएगी और जो इनकी वर्तमान व्यवस्था उसी व्यवस्था में आगे चलेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आज सचिवालय में डेंगू रोग के रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने सभी प्रमुख विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि डेंगू फैलने का मुख्य कारण इसके प्रति आमजन में जागरूकता और जानकारी की कमी है। इसके लिए लोगों को घरों में कूलर, पुराने बर्तनों और टायरों आदि में पानी जमा न होने देने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर डेंगू की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि डेंगू की रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाएं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पार्षदों और मोहल्ला समितियों की सहायता से जागरूकता अभियान चलाए जाएं। सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित कर प्रत्येक सप्ताह सफाई और जागरूकता अभियान संचालित करते हुए आमजन को भी अपने घर में प्रत्येक सप्ताह सफाई अभियान चलाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्य सचिव ने सूचना विभाग को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित किया। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहीं। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता के लिए आशा कार्यकर्तियों का सहयोग लिया जाएगा, जो घर घर जाकर जागरूक करने के साथ ही घरों में पानी जमा न होना भी सुनिश्चित करेंगी। डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करा गया, सबकी तैयारी है, सब कर भी रहे हैं। फॉगिंग भी आप देख रहे होंगे हो भी रही है और हमारे मेरे लेवल से भी सारे CMOs को, PMS को सबको लेटर भी जा चुका है कि हमारी जो तैयारियां होती हैं अपने CHC, PSC में, आगे ब्लॉक लेवल में आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं, तो वो भी अपने लेवल से जो वर्क उनको सौंपा गया है, जो दायित्व उनको दिया गया है, सबको एक निर्देश जारी भी होगा। आपदा प्रबंधन सचिव SA मुरुगेशन ने आज सचिवालय के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आपदा की दृष्टिगत मानसून से पूर्व तैयारियों के संबंध में एक बैठक ली। इसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी, सूचना विभाग सहित विभिन्न न्यूज एजेंसियों और सामुदायिक रेडियो के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि प्रदेश में समय समय पर आपदा की परिस्थितियों का कारगर ढंग से सामना करने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा से संबंधित घटनाओं की तथ्यपरक और वास्तविक जानकारी आम जनता को समय पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। आपदा सचिव ने बताया कि आपदा के विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आकाशवाणी, दूरदर्शन और सामुदायिक रेडियो आदि आवश्यक जानकारी आम जनता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से इस ओर अधिक सहयोग करने की भी अपील की। शरीर को स्वस्थ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आज से प्रदेश भर में आयुष किट और आयुष 64 का वितरण करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत आज कोटद्वार में आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने की। उन्होंने बताया कि लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रदेश भर में आयुष किट वितरित की जा रही हैं। कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये आयुष किट पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दी जा रही थी, लेकिन आज से संपूर्ण राज्य में आवश्यकमंदों को ये किट और आयुष 64 दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोटद्वार के बेस अस्पताल में भी अतिरिक्त तैयारियों को संपन्न कराया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के लिए 2000 से अधिक स्ट्रीट लाइटों का भी वितरण किया। पूरे प्रदेश में आयुष सुरक्षा किट और आयुष 64 जो पूरे देश के अंदर आयुर्वेदिक शोध संस्थान, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुर्वेदिक मंत्रालय के द्वारा जिसको एक तरह से परीक्षण करने के बाद, क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जिसको स्वीकृति दी गई है, तो ऐसे लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में वितरण करने का निर्णय लिया है और उसको आज हमने आम जनता को वितरण करने का शुरुआत आज कोटद्वार से की है।
राज्य सरकार ने जल्द से जल्द राज्य के अधिकतम लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। देहरादून जिला अस्पताल कोरोनेशन के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर NS बिष्ट ने 18 साल से अधिक के सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। कोरोना के खतरे के बीच कोई और बीमारियां भी खतरा बढ़ा रही हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। कोरोना की दूसरी लहर में मई महीने से लगातार ब्लैक फंगस के कई केस सामने आ रहे हैं। इस विषय में डॉक्टर NS बिष्ट ने बताया कि इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज संभव है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। वैक्सीनेशन या टीका जो है विज्ञान का वरदान है। दूसरी बात, दुनिया में सारी चीजें लोगों को एक सी मिली हो न मिली हो, लेकिन वैक्सीन एक चीज है जो हर एक को मिल रही है, हर एक को लगेगी। तो सारा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है विज्ञान की दुनिया बन गई है। और इस विज्ञान के वरदान को जो 1 साल के अंदर ही हमें मिल गया था, ये सबको लगना चाहिए और धीरे धीरे सबको। कोरोना संक्रमण के बीच हर व्यक्ति अपने स्तर से लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। चंपावत जिले में भी कई सामाजिक संगठन और युवा वर्ग हॉस्पिटल और होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों, दिव्यांगजनों और असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन पहुंचा रहे हैं। वहीं कुछ संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों तक रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। जिले के टनकपुर में एक संस्था के 50 लोगों द्वारा कोरोना संकट के दौरान खुद भोजन बनाकर हॉस्पिटलों और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को प्रतिदिन घर घर पहुंचाया जा रहा है। कमेटी के उपाध्यक्ष विशाल अग्रवाल बताते हैं कि पंचमुखी धर्मशाला और उत्सव गार्डन में हर रोज 300 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। एक अन्य सामाजिक संगठन द्वारा भी जिले के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान असहाय गरीब लोगों को निःशुल्क रोजमर्रा के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी भी जो हमारी यूनिट की जो प्रोग्रामिंग है वो ये है कि जब तक ये महामारी हमारे देश से पूरी तरह चली नहीं जाती है, तो जो जरूरतमंद लोग हैं या आइसोलेट हैं या अस्पताल में कुछ मरीज हैं और जिन्हें कोरोना संक्रमण है किसी भी तरीके से, उन सभी लोगों को हमारी टीम भोजन और काढ़ा उपलब्ध करवा रही है। वहीं पूर्णागिरी तहसील के उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि जिले में करीब 2 दर्जन से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं आवश्यकतानुसार प्रशासन का सहयोग कर रही हैं। अभी हाल ही में जब 2 दिन की बहुत तेज बारिश हुई थी और शारदा नदी में बाढ़ आई थी, तो उस वक्त हमने वहां से कई जो मजदूर हैं वो रेस्क्यू किए थे। ये पंचमुखी धर्मशाला और सैनानीपुर पंचायत के घर मिला के अराउंड 115 ऐसे मजदूर थे जिनको प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। तो जो टनकपुर में रामलीला कमेटी है उनके द्वारा उन मजदूरों को भी भोजन, कपड़े, बर्तन इत्यादि और जो भी उनकी सुविधाओं की आवश्यकताएं थी, जो भी उनकी डेली नीड्स की आवश्यकताएं थी, वो रामलीला कमेटी द्वारा दी गई है। हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराहे के पास टोल प्लाजा न बनाए जाने को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से टोल प्लाजा बनाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता के ऊपर बेवजह टैक्स का भार न डाला जाए। उन्होंने कहा कि टोल बनने से जहां लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा, वहीं समय की बर्बादी भी होगी। उन्होंने नेपाली फार्म के पास टोल प्लाजा बनाने को लेकर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने इसके लिए पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करने की भी बात कही। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने NHAI के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक ही प्रोजेक्ट में 2 जगह टोल प्लाजा लगाना न्यायोचित नहीं है। और आज हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं रीजनल ऑफिस के मिस्टर CK सिन्हा और ऐसी परियोजना निदेशक NHAI के मिस्टर पंकज मौर्य, इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया था और उनसे बातचीत की थी, उसको औचित्य पूछा। और सही बात तो यह है कि मेरे द्वारा जब ये कहा गया कि एक ही प्रोजेक्ट में 2 टोल प्लाजा नहीं लग सकते और मेरी जनता को ये परेशान करने का कारण मुझे नजर आ रहा है, और यदि ऐसे ही रहा तो मुझे विरोध सामने आके करना पड़ेगा, तो शायद मेरी बात का उन पे कुछ असर हुआ। और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैंने उनको लिख के भी दिया है कि आप किसी भी तरह से इसको रोकिए, ये लगना नहीं चाहिए।
बीते कुछ दिनों से बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल देर शाम खुल गया है। रुद्रप्रयाग में खाकरा के पास भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बीते सोमवार को बंद हो गया था। हालांकि अभी राष्ट्रीय राजमार्ग को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए ही खोला गया है। वहीं अभी भी कई जगह रोजमर्रा राजमार्ग के धंसने की संभावना बनी हुई है। राहत की बात यह है कि बीते 3 दिनों से दोनों ओर से फंसे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे भी है। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को पंजीकृत करा के टीकाकरण करा सकते हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।